तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 32 और लास्ट लेक्चर। इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में और गॉस थ्योरम में इसके यूज एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स लेकर के आएंगे बेटा, वो लेक्चर्स हमारे कुछ सीरीज मैंने बनाई हुई है। पहले तो जेई एडवांस के 20 साल के PYQ होंगे उस सीरीज में। उसके बाद अगेन अपन लोग यूरोडोप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड यूरोडोप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग पाथ फाइंडर्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की सीरीज हर चैप्टर्स में चलती हुई चली जाएगी, जिससे बच्चों को एडवांस को निकालने में बहुत कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। चलो बेटा, तो अपन लोग, क्योंकि मैंने ये चैनल ही एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड एंगल है क्या? सॉलिड एंगल जो होता है बेटा, वो मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कोन होता है, किसी कोन के डाइवर्जेंस का मेजरमेंट। लेट से, जैसे मान लो ये कोई कोन है, ये कोई कोन है, ये तो रहा सॉलिड एंगल, ये ऐसा सरफेस एरिया हो गया। अब इस सॉलिड एंगल उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा कोन डाइवर्ज होगी, तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द कोन। जैसे यहाँ पर सॉलिड एंगल कम है और मैंने कोन को ज्यादा डाइवर्ज कर दिया ऐसे, तो इधर तो सॉलिड एंगल बेटा ज्यादा हो गया, यहाँ पर सॉलिड एंगल ज्यादा हो गया। तो इट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कोन। ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ कोन है, ठीक है, उसका मेजरमेंट है। अब समझो आता कैसे। मैं अगर बात करूं यहां पर कि लेट से ये कोई कोन है और ये कोन का सरफेस एरिया है, एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज DA, रेडियस इज R, देन सॉलिड एंगल दैट इज ओमेगा या D ओमेगा। तो जो D ओमेगा की वैल्यू आएगी बेटा, वो होगी सरफेस एरिया DA अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल। हाँ, अगर ये कोई DA वेक्टर जो है R के डायरेक्शन में नहीं है, कोई एंगल बना रहा है, तो अपन लोग DA cos थीटा ले लेंगे। अगर कुछ इस तरीके से ऐसे है कोण और सरफेस एरिया ऐसी है, ये R से कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो अपन लोग DA cos थीटा लेकर के चलेंगे। तब जो सॉलिड एंगल हो जाएगा बेटा, वो आ जाएगा DA cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। सॉलिड एंगल को बेटा किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, या कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होता है, या तो ओमेगा से डिनोट करेंगे, या कहीं कहीं लिखा होता है बेटा ओम, ऐसे। ये भी ओमेगा ही है। इस तरीके से सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है बालक, वो होती स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती स्टेरेडियन एंड डायमेंशन ऑफ द सॉलिड एंगल होती नहीं बेटा, ये तो डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्यों है? क्योंकि एरिया वेक्टर, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर और R स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलो, अब एक काम करते हैं, अपन लोग सॉलिड एंगल और कोन के सेमी वर्टिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, उससे रिलेटेड फिर हम लोग न्यूमेरिकल फिर उससे बना ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना बच्चे। मान लो ये कोई कोन है ऐसे, लेट से ये कोई कोन है, ये कोई कोन है, और ये कोन का सरफेस एरिया हो गया बेटा। एक मिनट, मैंने मान लिया ये कोई कोन है, और ये रहा सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मैंने मान लिया कि ये कोई एंगल है अल्फा। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ये है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर,
तो मैंने इससे छोटा सा एरिया ले लिया। कितने एंगल पर बेटा? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर ले लिया छोटा सा एरिया? थीटा एंगल पर। यहां से ऐसे। और ये वाला एंगल लेट से डी थीटा, इधर ही हो गया बेटा थीटा। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये जो एलिमेंटल रिंग बन रही है इसकी रेडियस तो हो जाएगी आर साइन थीटा। अब मैं कहूं इस एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा, तो एक बच्चा बोले कि सर इस एलिमेंटल रिंग का एरिया डी ए एंड दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस इसकी कितनी होगी? 2 पाई आर साइन थीटा इनटू ये वाली लेंथ, और ये कितनी होगी बालक? आर डी थीटा। तो ये आ गया आर डी थीटा। मीन्स एरिया वेक्टर डी ए आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये रहा डी ए वेक्टर। क्या काम करना है मुझे? तो सॉलिड एंगल निकालना है, तो पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। और पूरा एरिया निकालने के लिए मैं इसे क्या कर दूंगा बेटा? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना? लिमिट लगानी बेटा थीटा की। कहां से? ये थीटा जो है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जा रहा है, बल्कि यहां से 20 से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये तो रिंग है ना, तो थीटा की वैल्यू कहां से चल रही है? 0 से लेकर के अल्फा तक। तो लिमिट लगा देंगे 0 से अल्फा तक। सो डीए का इंटीग्रेशन बेटा बन गया ए 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया? माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट लग गई बेटा 0 से अल्फा तक। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 2 पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा की जगह अल्फा माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0। तो ए आ गया अपने पास में कितना? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, यानी ए इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये तो आ गया एरिया। यहां तक बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब क्या पूछना? अब जब एरिया आ चुका है तो बच्चे बोलेंगे सर सॉलिड एंगल भी निकाल लेते हैं। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या था बेटा? एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर कॉस अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा बेटा एरिया वाली कहानी भी क्लियर हो गई होगी। ये सेमी वर्टिकल एंगल, अगर मैं पूरा कोई एक स्फीयर बनाता ऐसे, अगर मैं पूरा एक स्फीयर बनाता, तो अब इस स्फीयर में जरा देखना बालक, सेमी वर्टिकल एंगल देखो घूमते 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 ये पहुंचा, ये पूरा वर्टिकल एंगल हो गया। और सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा? इसका आधा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की तो वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू मेरे ख्याल से बच्चे कितनी होती थी? cos 180 की वैल्यू होती है, cos 180 की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है बेटा? -1। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 180 एंड कॉस 180 डिग्री इज -1। तो एरिया तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एरिया कितना बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। तो स्फीयर का एरिया बेटा यही होता था 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के पता ये जो सरफेस है ना जी सॉलिड की, सॉलिड एंगल में वो मैं ऐसे ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ले रहा हूँ, इस तरीके से, एक डिस्क टाइप से नहीं, हल्की सी इस तरीके से मान भी सकते हैं कि डिस्क टाइप या कुछ, ठीक है। तो स्फीयर का एरिया कैलकुलेट हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब समझते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड एंगल का गॉस थ्योरम में यूज क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देना बालक, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स जो होता है वो E इंटू ए है। ई ए कॉस थीटा, मैंने E इंटू ए लिख दिया। मैं E को लिखना चाह रहा हूं कितना? 1 अपॉन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ए। पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स लिख रहा हूं। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब यहां पर अगर देखा जाए, एक चीज ध्यान देना बालक, मैं अगर इस एरिया को मैं ऐसे लिखूं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने ऐसे लिख दिया। एरिया अपॉन में आर स्क्वायर बेटा सॉलिड एंगल होता है ओमेगा। तो फ्लक्स हम लोग आसानी से इससे कैलकुलेट
कर सकते हैं। और मैंने एक बार बेटा कैलकुलेशन बताई हुई थी, मैंने कहा अगर यहाँ पर कोई चार्ज है Q और इधर की तरफ कोई डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस है R और यहाँ Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस है x, तो मैंने कहा था बताओ भाई कि इसमें इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। और इससे मैंने ये जो निकाला था टर्म वो बेटा इंटीग्रेशन का यूज किया था। अब यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, मान लो इससे पास होने वाला मैक्सिमम फ्लक्स तो इधर जाएगा, यानी कोण तो ये बन गई पूरी, और अगर ये कोण बन गई तो ये रहा सेमी वर्टिकल एंगल कितना है अल्फा। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए, बच्चा बोले सर ये तो आप फॉर्मूला बता चुके, Q ओमेगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा इज व्हाट, ये तो आएगी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा की वैल्यू तो निकाल चुके, तभी कितनी थी बेटा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई से तो मैंने 2 पाई को उड़ा दिया, या इतना बचा, तो पाई की वैल्यू आ गई Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इज व्हाट। कॉस अल्फा बेटा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना बेटा x और हाइपोटेनस क्या, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x अपॉन में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया था, मेरे ख्याल से यही चीज आई थी निकल करके। तो सॉलिड एंगल के यूज से हम लोग बहुत आसानी से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करूं, मैं ये कहूं बताओ भाई एक हेमी स्फीयर के बेस पर बिल्कुल चार्ज रखा है, उसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, तो बच्चे बोलेंगे सर इसकी वजह से तो निकाल ले जाएंगे। कैसे, जैसे ये हेमी स्फीयर है, इसके बेस पर कोई चार्ज रखा है, ऐसे इसके बेस पर कोई चार्ज रखा है, इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, तो इससे फील्ड लाइंस तो ऐसे इधर 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 चारों तरफ घूमेंगे। तो अब सोचो अगर ये ऐसे कोण बन रही, तो ये कोण का ऐसे पूरा डाइवर्जन हो गया, और कोण का अगर डाइवर्जन हो गया है मेरे बच्चे, तो एंगल कितना बना है 180 डिग्री बना है। और अगर ये एंगल 180 डिग्री बना है तो यहाँ सॉलिड एंगल कितना होगा, वो तो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, की जगह तो लिख दिया मैंने 180 डिग्री। बेटा सॉलिड एंगल वो सेमी वर्टिकल एंगल कितना बनेगा 90, तो कॉस अल्फा की जगह सेमी वर्टिकल एंगल होता है, वर्टिकल एंगल 180 बना, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 वैल्यू क्या होती 0, तो सॉलिड एंगल तो आ गया कितना 2 पाई। तो फ्लक्स कितना पास होगा, बच्चे बोलेंगे सर फ्लक्स तो आएगा Q ओमेगा, या Q ओमेगा को इस टर्म में ऐसे लिख लेते हैं, Q ओमेगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। यानी फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई की वैल्यू तो आ गई Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ओमेगा इज व्हाट, दैट इज द 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा, तो फाई की वैल्यू तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई, और आनी भी चाहिए। अगर लॉजिकली देखें तो लॉजिकली भी तो यही वैल्यू आनी चाहिए। मान लो यहाँ चार्ज मैंने रख दिया, क्यों, अब इसे कितने चार्ज घेर सकते हैं भाई, इसकी वजह से तो फ्लक्स नीचे भी जाएगा, तो एक ऐसा और हेमिस्फीयर होना चाहिए जो पूरी इसे एनक्लोज कर देगा, तो पूरे से जो निकलेगा फ्लक्स वो होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आधे से कितना पास होगा बेटा, वो तो होगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते, इससे एक और रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। ध्यान दो, मान लो कि कोई इस तरीके से ऐसे, ये कोई कंटेनर है और यहां चार्ज है, इधर से इधर तक की हाइट दे रखी h, और ये रेडियस दे रखी r, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये पूछ दिया गया फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू find flux passing through curve, sorry, तो ये पूछा गया फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू,
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये मान लो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पर एक चार्ज रखा है, इसके टॉप से h हाइट नीचे, इसके टॉप की जो रेडियस दे रखी है वो सर्कुलर शेप में और रेडियस r है। तो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स मुझे बताना है कर्व सरफेस से कितना पास होगा। अब ध्यान दो बेटा, अपने दिमाग में क्या होना चाहिए कि अगर मुझे कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है तो समझो, अगर मुझे कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरी सरफेस को लेट से मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर मान लो मैंने बेटा पूरी सरफेस को क्लोज किया हुआ है, तो जब पूरी सरफेस को क्लोज किया है तो होगा क्या समझो। तो अगर मैंने पूरी सरफेस को क्लोज किया तो यहां पर पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई टोटल, जो फाई टोटल होगा वो बालक होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चालाकी ये करनी है कि मुझे इस कर्व सरफेस से बनाना है, तो यार एक काम करो ना, इतनी सरफेस से ये जो सरफेस है ऊपर, ये जो टॉप का एरिया दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्टेड, इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल लो और टोटल फ्लक्स से माइनस कर दो तो कर्व सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा। भाई यही तो ना भाई, कर्व सरफेस से जो फ्लक्स इधर 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 चारों तरफ पास होगा वो कैसे पास होगा, इस पूरी जो टॉप वाली सरफेस है, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया दिख रहा है, इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल लो और टोटल सरफेस टोटल फ्लक्स से माइनस कर दो, काम बन जाएगा। तो इतने से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, बच्चा बोले सर ये तो बन चुका है अपना कोन, और इस कोन का जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, दैट इज अल्फा। सो ओमेगा इज व्हाट, तो ओमेगा तो आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब बात करते हैं अल्फा क्या होगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बेटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो बेस कितना है बेटा, h अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो बन गया ओमेगा। तो इतने से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, बच्चा बोले सर इससे पास होने वाला फ्लक्स मैंने लेट कर लिया है फाई 1 है, और इसकी वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, चार्ज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल ओमेगा। यही तो ऐसे ही तो निकालते थे। तो यानी फाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो फाई 1 इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा तो है बेटा 2 पाई 1 माइनस एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 2 पाई से ये कैंसिल, कितना बचा 2, सो फाई 1 की तो वैल्यू आ गई क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो आ गई फाई 1 की वैल्यू। लेकिन मुझे तो कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, तो वो कितना होना चाहिए, यानी नेट फ्लक्स। तो वो आ जाएगा बेटा, हम लोग टोटल फ्लक्स से फाई 1 को माइनस कर देंगे, यानी टोटल फ्लक्स है फाई टोटल कितना, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ कॉमन है बच्चे, हाँ सर क्या कॉमन है भाई, कॉमन तो है यहाँ पर, कॉमन तो यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 माइनस एच अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 दैट इज द 1/2। तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही तो आ गया, ये आ गया फ्लक्स, नेट फ्लक्स मुझे पता लग गया कितना क्या। तो यहां तक बात बच्चों क्लियर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ये तो हम लोगों ने सॉलिड एंगल और फ्लक्स इन सब के बारे में बात कर ली। अब अपन लोग देखते हैं
एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक वाला होता है बेसिकली एक इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चे? डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स व्हाट? जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो, अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। एंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा? 0 का। बेटा ये दो टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अगर इनके मैं टाइप की बात करूं तो ये 2 टाइप के होंगे। एक तो होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक तो होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे होते हैं बच्चे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। 2 टाइप के, एक है नॉन पोलर और दूसरे कैसे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। 2 टाइप का होता है। एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों होते कैसे समझो। अगर मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा बच्चे, तो मान लो ये मटेरियल है और ये इसके मॉलिक्यूल्स, ये रहे मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है हर एक मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा और टोटल मटेरियल का भी तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का मतलब हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा और पूरे मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसलिए ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर मैं पोलर की बात करूं तो पोलर क्या होंगे? इनके मॉलिक्यूल्स का तो बेटा डाइपोल मोमेंट होता है, इनके मॉलिक्यूल्स का तो डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस होती है। जैसे ये ऐसे मॉलिक्यूल हो गया, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे। यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव, या पॉजिटिव या निगेटिव, या निगेटिव या पॉजिटिव, या निगेटिव या पॉजिटिव, या पॉजिटिव या निगेटिव, या निगेटिव या पॉजिटिव, ऐसे। तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका भी बेटा देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब रेंडमनेस होती है। इसका है नेट डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, नॉन जीरो है बेटा, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन रेंडमनेस की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, ये वाला कहीं इसे कैंसिल कर रहा होगा, तो पूरे का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0। अच्छा, पोलर का मतलब यहां पर बेटा देखो पोलैरिटी आ गई, एक तरफ नेगेटिव आ गया, दूसरी तरफ क्या पहुंच गया? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर कोई पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव बिल्कुल सेंटर में, नेगेटिव ऐसे चारों तरफ है जो कि घूम रहा है। तो इसलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक में बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। इनके मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। अब क्या करा जाए? whenever an external field applied, whenever an external field is applied, an external field is applied, whenever an external field is applied, then molecules aligned, तो मॉलिक्यूल्स बेटा क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे मॉलिक्यूल अलाइन हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, ध्यान दो, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
ऐसे मान लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा देखो, ये जो पॉजिटिव है यहां पर ये मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE और नेगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE। अब क्या होगा, नेट फोर्स तो इस पर 0 है, लेकिन क्या काम करेंगे, तो इसे ऐसे डाइपोल की तरह ना, तो इसे ऐसे अलाइन करा देंगे, इसके डायरेक्शन कपल ऑफ फोर्स लगेगा जो कि टॉर्क लगाएगा, जिसकी वजह से ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। और ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती थी। यानी कि जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके साथ कहानी क्या होगी, इसके साथ कहानी होगी बच्चे कि मैं ये लेकर के चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया बेटा, तो इस सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थे, वो ऐसे अलाइन हो गए, इस तरीके सारे के सारे अलाइन हो गए। अलाइन होने का मतलब यहां पर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, 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 इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट, इसका इधर, इसका इधर, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट तो मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट है ही, इस बार में सारे के सारे जुड़ जाएंगे, वेक्टर सम 0 नहीं आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट भी इसका नॉन जीरो होगा। अब डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा काम करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से E0 था, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड exceeds, then breakdown starts. जैसे ही हम लोग स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन विल स्टार्ट। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो क्या हुआ, तो इसमें ब्रेकडाउन होना चालू हुआ। क्यों ब्रेकडाउन होगा बच्चे, देखो ब्रेकडाउन इसलिए होगा, मान लो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव पर फोर्स लग रहा इधर, नेगेटिव पर फोर्स लग रहा इधर, अब ये फोर्स इसे इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर, तो बीच में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होगा तो पॉजिटिव जो है वो भागते भागते यहां से इस सरफेस पर इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, और नेगेटिव इधर की तरफ सरफेस पर इकट्ठा होना चालू होंगे। ठीक है, होना क्या चाहिए, बाहर तो एक एक्सटर्नल फील्ड था ही E0, अंदर भी अब एक फील्ड इनबिल्ट हो गया, और जैसे जैसे मैं इसमें ब्रेकडाउन होता गया, फील्ड बढ़ता चला गया। एक टाइम ऐसा आया जब बाहर की वजह से जितना फोर्स इस पर लग रहा था, उतना ही अंदर की वजह से फोर्स लगा, और नेट फोर्स कितना हो गया, 0, और इस कंडीशन को बोल दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि इसके बाद में अब ब्रेकडाउन नहीं होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आई, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फील्ड का क्या हो चुका है, बराबर, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हो चुके हैं। यानी जो इनबिल्ट फील्ड है वो E0 के बराबर हो चुका है, और जैसे ही इनबिल्ट फील्ड E0 के बराबर हो गया बेटा, अंदर जो इनसाइड फील्ड था वो E0 के बराबर हो गया, तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मटेरियल, दैट इज 0। और जैसे ही नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर 0 आया, तो मैंने कहा सर ये तो बात कंडक्टर के अंदर होती थी, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होता, तो ये कहानी है बेटा डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर से कंडक्टर बनने की। अगर हम लोग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि अंदर जो फील्ड बन रहा है वो बाहर जो फील्ड था उसके बराबर आ जाए, ये इतनी ब्रेकडाउन होने लगे जिससे उसके बराबर आ जाए, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, अंदर फील्ड 0 हो जाएगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, यही बात तो इधर भी हो सकती थी, यही जो बात थी
वो यहाँ भी तो हो सकती थी। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहा था, अभी इधर कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ, और इस पर फोर्स लगेगा तो इनकी शेप जो है डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, सारे के सारे लाइन हो गए, शेप सबकी डिस्टॉर्टेड हो गई। और फिर क्या हुआ बेटा, फिर फील्ड इतना बढ़ा कि इसमें ब्रेकडाउन चालू हो गया। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन चालू हो गया, पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा होना चालू हो गए और नेगेटिव तो यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो गए, और फिर से इसके अंदर भी वही कहानी आ गई, फील्ड जनरेट हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे की कहानी देखते कि क्या होगा। आगे अगर अपन लोग बात करें, बेटा ध्यान दो, तो मैंने कहा कि अगर मान लो कोई प्लेट है, मैंने मान ली 2 प्लेट है, 2 मेटेलिक प्लेट ले ले, लेट से ये 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, मेटेलिक प्लेट्स हैं। अब ये जो 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरी प्लेट पर मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है, और इनकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी, मैंने बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, इनकी वजह से वो मैंने मान ली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक फिल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी है, कुछ इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, और ब्रेकडाउन हो चुका तो यहां पर जो चार्ज आ चुका होगा वो आ चुका होगा बच्चे पॉजिटिव, और इधर जो चार्ज आ चुका है वो आ चुका है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की अगर अपन लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर भी चलेगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने लेट कर लिया, इसका के है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल दैट इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और बेटा, ये जो चार्ज है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये जो चार्ज है वो कैसा है, इंड्यूस्ड चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चे, इंड्यूस्ड चार्ज है। मैंने लेट कर लिया कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो है क्यू इंड्यूस्ड, और यहां पर ये जो चार्ज है बेटा वो है कैपिटल क्यू, इधर प्लस का कैपिटल क्यू, इधर माइनस का कैपिटल क्यू, इधर प्लस का क्यू इंड्यूस्ड, इधर माइनस का क्यू इंड्यूस्ड। तो अगर मैं कहूं इसके अंदर नेट फील्ड कितना होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर नेट फील्ड तो इसके अंदर होना चाहिए कितना, बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड यानी ई नॉट माइनस अंदर वाला फील्ड ई इनसाइड, यही हुआ। अच्छा नेट फील्ड अगर मैं निकालूं तो नेट फील्ड बेटा किसी भी, अगर मान लो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर में ई नॉट था और डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो तो ई नॉट बाई के होता था। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नॉट अपन में के इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई, ई नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन में के। अच्छा अगर मैं कहूं इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और प्लेट एरिया ए है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, बच्चा बोले सर ये तो आएगी सिग्मा अपॉन में 2 प्लेट के बीच में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा सर मैं इधर ई इंड्यूस को भी ऐसे ही लिखना चाहता हूं, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन में या स्मॉल क्यू इंड्यूस्ड अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट और ये कैंसिल, तो क्यू इंड्यूस्ड कितना आ चुका है बच्चे, क्यू इंड्यूस्ड जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ चुकी कितनी, क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के। मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। एक बात और कर लेते हैं, ध्यान देना बच्चे, मैंने मान लिया कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ई नेट इज जीरो, और ई नेट अगर जीरो है, यहां पर बेटा जीरो रखो, तो ई इक्वल टू क्या, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, यानी कि ई नॉट इक्वल टू आ जाएगा ई इंड्यूस्ड, और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके बच्चे, वो क्या थी, वो तो थी ई नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के। मैंने ई नॉट से ई नॉट को मार दिया, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू 1 बाई के, तो के की वैल्यू तो आ गई इनफाइनाइट। होती भी थी बेटा,
कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती थी, इनफाइनाइट आती थी। अब मेरे ख्याल में बच्चों को बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है जिसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसे हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। भाई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वियर कर पाए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जस्ट ब्रेक डाउन होने के पहले वाला, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ of dielectric material. Electric field strength of dielectric material. So the electric field, the maximum value of electric field, maximum value of electric field for which breakdown of dielectric material does not occur. It's called इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई मैक्स। और कितना होगा बेटा, प्लेट की वजह से देख रहे थे तो उनके बीच में आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, यही आएगा। अगर एयर के लिए इसकी बात की करें फील्ड स्ट्रेंथ की, फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एयर, तो ये वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। वहीं अगर बेटा माइका की बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है 6 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और अगर यही मैं बात करूंगा बेटा पेपर की, तो उसके लिए होता है 12 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये बेटा वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे ख्याल से डाइलेक्ट्रिक की कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों को, और सॉलिड एंगल की कहानी। तो इस तरीके से बेटा अपना इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर फिनिश होता है। आगे अपन लोग सीरीज चलाएंगे जेई एडवांस के 20 साल के पीवाईक्यू की और एरोडोप की प्रॉब्लम्स की, सारी इलेक्ट्रोस्टेट और जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं अपन लोग, एंड देन पाथफाइंडर का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा आपके लिए जेई एडवांस के लिए और ओलंपियाड के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बेटा